नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग थाइमस ग्लैंड को एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थाइमस ग्लैंड जब हम लोग देखते हैं कि हमारे सिलेबस में इंडोक्राइन जो ग्लैंड है अर्थात सिस्टम है, उसके अंतर्गत इसका सिलेबस नाम है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, इंडोक्राइन ग्लैंड में जो मैक्सिमम जो ग्लैंड्स होते हैं या आर्गन होते हैं, उनसे कोई ना कोई हार्मोन सिक्रीट करता है और हार्मोन सिक्रीट होता है और उस हार्मोन का पर्टिकुलर बॉडी में फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर थाइमस जो ग्लैंड है, यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिफरेंट फंक्शंस होता है। थाइमस ग्लैंड को हम लोग कहते हैं कि लिम्फॉइड आर्गन होता है। लिम्फॉइड आर्गन कहने का मतलब कि कोई लिम्फेटिक सिस्टम की तरह कार्य करता है। लिम्फेटिक सिस्टम हम लोग जानते हैं बॉडी में उसका क्या काम है कि जो लिम्फ होते हैं अर्थात लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं, उसमें एक तरह से ब्लड के WBC होते हैं। तो WBC जो क्या करते हैं कि जो फॉरेन बॉडी होते हैं, बॉडी में जो भी कोई इन्फेक्शन होता है उसको किल करने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं जो प्रतिरक्षा तंत्र अर्थात इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम हम लोग का एक तरह से लिम्फेटिक टिश्यू का काम करते हैं। तो ये लिम्फॉइड आर्गन है, एक तरह से इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करेगा। यहाँ पर एक और बात आती है कि कोई भी ग्लैंड होता है, कोई भी एक तरह से इंडोक्राइन ग्लैंड है या कोई भी बॉडी आर्गन होता है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समय उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आफ्टर बर्थ जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन या ग्लैंड की मैच्योरिटी बढ़ती है और एक समय के बाद वो अपने फुल फॉर्म में होता है, फुल फेज में होता है। उसका जो फंक्शन होता है, चाहे वो सिक्रीशंस चाहे एज ए हार्मोन हो, चाहे डाइजेस्टिव जूसेस हो या डिफरेंट जूसेस सिक्रीट करता है, उसका फंक्शन लाइफ पर्यंत, जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन थाइमस ग्लैंड के केस में थोड़ी सी कहानी उल्टी है। उल्टी ये है कि जब इसका आफ्टर बर्थ इसका जब तरह से डेवलपमेंट तरह से जब डेवलप होता है, डेवलपमेंट तो शुरू से होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मिड एडल्ट लाइफ या ये कहे कि प्यूबर्टी के समय जब 16 से 17 साल की अवस्था आती है, तो इसका जो मैक्सिमम फेज होता है, इसके फुल ग्रोथ जो होता है प्यूबर्टी के समय हो जाता है। 16 से 17 साल की उम्र में इसका फुल ग्रोथ हो जाता है और उसके बाद जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, तैसे तैसे इसका जो डिग्रेडेशन होता है अर्थात इसकी साइज डिक्रीज हो जाता है। इसका जो मेन फंक्शन है या आर्गन है डिसअपियर होने लगता है। उस जो तरह से थाइमस ग्लैंड है, उसकी जगह पे जो टिश्यूज, जो फैट टिश्यू कलेक्शन होने लगते हैं। तो कहते हैं कि ये थोड़ी सी उल्टी है कि जैसे जैसे इसकी अवस्था बढ़ेगी तो कहते हैं कि मिड एडल्ट लाइफ या प्यूबर्टी के बाद ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो यहाँ पर कहानी उल्टी है तो अदर ग्लैंड की तुलना में। तो आइए देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका लोकेशन या पोजीशन कहाँ पर होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। लोकेशन या पोजीशन कहाँ पर एग्जैक्ट हम लोग इसको देखेंगे। तो दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है कि एक तो इसका जो ग्रोथ होता है वो प्यूबर्टी के समय मैक्सिमम होता है। प्यूबर्टी के बाद 16-17 साल की उम्र के बाद, 13 से 15 साल या 16 साल की उम्र के बाद धीरे धीरे इसका डिग्रेडेशन होता है अर्थात ये साइज में घटने लगता है, इसका फंक्शन समाप्त होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, आगे पढ़ते हैं। देखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है? इट इज एन लिम्फॉइड, इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड आर्गन। तो जैसा कि देख रहे हैं लिम्फॉइड आर्गन, तो लिम्फॉइड अर्थात लिम्फ की ही तरह इसमें भी कुछ इस तरह से फंक्शंस अर्थात जो फंक्शन होते हैं उसी तरह से इसमें भी सिक्रीशंस होते हैं। लिम्फॉइड आर्गन है। इसके सिचुएशन इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कि इसका सिचुएशन और लोकेशन कहाँ पर है। सिचुएटेड इन द एंटीरियर सुपीरियर मीडियास्टाइना ऑफ थोरैक्स। तो हम लोगों ने मीडियास्टाइनम की बात किया था। तो मीडियास्टाइनम क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल लेक्चर दिया हुआ है, चैनल पे पढ़ा हुआ है मीडियास्टाइनम। तो हम लोगों ने देखा मीडियास्टाइनम क्या है, जो दो हार्ट्स होते हैं, तरह से लंग्स के दोनों लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब जो दोनों होते हैं, उन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, जो लंग्स के दोनों लोब होते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड में, बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, उसको बोलते हैं मीडियास्टाइनम। इस मीडियास्टाइनम को हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे कि मीडियास्टाइनम को हम लोग पहले मान लीजिए मीडियास्टाइनम एक स्पेस है, मान लीजिए माचिस के बॉक्स की तरह स्पेस है, इसको हम लोग समझते हैं। उस मीडियास्टाइनम स्पेस में क्या होता है कि हार्ट भी होता है, तो उसको हम लोग इन्फीरियर मीडियास्टाइनम में हार्ट और उसके अदर कंटेंट होते हैं। फिर देखेंगे इन्फीरियर मीडियास्टाइनम में हार्ट होता है, उसके ऊपर क्या होता है, हार्ट के ऊपर की स्थिति, ऊपर की तरफ ये थाइमस ग्लैंड की स्थिति है।
तो हार्ट नीचे होता है, थाइमस ग्लैंड ऊपर होता है, इसलिए कह रहा है कि सुपीरियर मीडियास्टाइनम में लेकिन एंटीरियर आगे की तरफ होता है। तो उसको हम लोगों ने मीडियास्टाइनम का डिटेल वर्णन देखा है, इसको हम लोग बताएंगे। जो हार्ट होता है वो मिडिल मीडियास्टाइनम में होता है, नीचे की तरफ मिडिल मीडियास्टाइनम में होता है। तो उसके जो ब्लड वेसल्स होंगे उसके जस्ट ऊपर होंगे। तो ब्लड वेसल्स जो अर्थात ग्रेटर वेसल्स है उसके आगे देख रहे होंगे एंटीरियर एस्पेक्ट में, सुपीरियर वाले पार्ट में एक तरह से आपका ये पर्टिकुलर थाइमस ग्लैंड है। इसका जो है थोड़ा सा जूम करके यहाँ पर राइट एंड लोब और लेफ्ट लोब का स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है थाइमस ग्लैंड का। तो मीडियास्टाइनम याद रखिएगा, टर्म क्या है, मीडियास्टाइनम के एंटीरियर सुपीरियर मीडियास्टाइनम में है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम के एंटीरियर पार्ट में होता है। फिर देखेंगे एक्सटेंड, ये कहाँ से कहाँ तक इसकी जो लेंथ होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, एक्सटेंड एबव इनटू द लोअर पार्ट ऑफ नेक। तो ये कहाँ तक जाता है, मीन्स मीडियास्टाइनम से शुरू होता है। मीडियास्टाइनम इज द स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में स्पेस होता है जिसमें सुपीरियर मीडियास्टाइनम के एंटीरियर पार्ट में ये होता है। और ऊपर कहाँ तक जा रहा है, तो ये जो लेबल होता है एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि ये जो लेबल है, ये जो लेबल है ये एक तरह से कहा है एक्सटेंडिंग एबव इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द नेक। जो नेक का लोअर पार्ट है कहीं ना कहीं ये वाले पार्ट पर तक जाता है, तो इस पार्ट तक आता है, थोरैक्स से लेकर इस पार्ट तक आता है। तो इसके बाद देखेंगे इट इज़ वेल डेवलप्ड एट बर्थ। तो जो हम लोग जैसा कि बताए हैं कि बर्थ के समय वेल डेवलप्ड होता है, बर्थ के समय वेल डेवलप होता है, कंटिन्यूज टू ग्रो अप टू प्यूबर्टी, मीन्स वेल डेवलप होता है, इसका प्रॉपर फंक्शनिंग बर्थ के समय होता है। क्योंकि बच्चों के समय में जब छोटे उम्र के बच्चे होते हैं या जन्म के समय होता है तो उस समय क्या होता है, जो एक तरह से इम्यून सिस्टम का मेन फंक्शन इस पर्टिकुलर थाइमस ग्लैंड की वजह से होता है। बच्चों की जो इम्यूनिटी जो मेन बनी होती है पर्टिकुलर थाइमस ग्लैंड की वजह से होती है। तो कह रहा है इट इज़ वेल डेवलप्ड एट बर्थ, जन्म के समय वेल डेवलप होता है, उसके बाद भी इसका डेवलपमेंट होता है कंटिन्यूज टू ग्रो अप टू प्यूबर्टी, मीन्स जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक उसका कंटिन्यू ग्रोथ होता रहता है। एंड देयर आफ्टर, प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी की जो स्टेज है 13 से 16 साल अगर मान लेते हैं तो 13 से 16 साल के बाद, 16 साल के बाद क्या हो जाएगा, अंडरगोज ग्रेजुअल एट्रॉफी, धीरे धीरे क्या होगा, एट्रॉफी मतलब हो जाएगा उसके साइज जो इतनी बड़ी है धीरे धीरे घटने लगती है, साइज घटने लगती है। साइज घटने क्या लगती है, जो इसके जो थाइमस के टिश्यू होते हैं उसकी जगह फैट टिश्यू डिपोजिट होने लगते हैं। तो जो मेन टिश्यू है वो खत्म हो जाते हैं, यहाँ पर फैट रिप्लेस हो जाएगा। देयर आफ्टर अंडरगो ग्रेजुअल एट्रॉफी एंड रिप्लेसमेंट बाय फैट। तो कह रहे हैं कि जो थाइमस के टिश्यू होते हैं उसकी जगह क्या हो जाते हैं, फैट टिश्यू रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे थाइमस इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो जैसा कि देख रहे होंगे थाइमस इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, दो लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, दो लोब स्ट्रक्चर्स हैं। तो थाइमस इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टू पिरामिडल लोब ऑफ अनइक्वल साइज। तो उसमें जो दोनों लोब होते हैं उन लोब का शेप कैसा होता है, पिरामिड के शेप का होता है। टू पिरामिडल शेप होते हैं बट साइज दोनों की अनइक्वल होती है। तो एक बड़ी एक छोटी इस तरह से होंगे, दोनों के साइज अनइक्वल होंगे लेकिन दोनों का जो शेप होगा वो पिरामिड शेप के होंगे। तो कह रहा है कि थाइमस इज ए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ टू पिरामिडल लोब ऑफ अनइक्वल साइज विच आर कनेक्टेड टूगेदर, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे किसके थ्रू, बाई एरियोलर टिश्यू। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कोई जो स्पेशल टाइप का टिश्यू है एरियोलर टिश्यू के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इसी तरह से हम लोग थायराइड ग्लैंड में बात किया था, थायराइड ग्लैंड के जो दोनों लोब होते हैं वो एक दूसरे से किस स्ट्रक्चर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स होता है इस्थमस। तो यहाँ पर एक दूसरे से जो थाइमस ग्लैंड के जो दोनों लोब होते हैं वो एरियोलर टिश्यू के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ईच लोब डेवलप्स। अब कह रहा है कि इसका डेवलप की बात कर रहा है, डेवलपमेंट किससे होता है, प्रत्येक लोब जो होता है ईच लोब डेवलप्स फ्रॉम द इंडोडर्म ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच। वेरी इंपॉर्टेंट है कि थाइमस ग्लैंड का डेवलपमेंट कौन से फेरेंजियल पाउच से होता है, तो थर्ड फेरेंजियल पाउच से होता है, लेकिन इंडोडर्म है, ध्यान रखिएगा कौन सा है, इंडोडर्म। जबकि हम लोगों ने देखा था कि थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो फोर्थ होता है, पैराथायराइड ग्लैंड सुपीरियर, उसको दो बात किया था। तो देखेंगे पैराथायराइड ग्लैंड में हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था, अर्थात टू पेयर पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं, एक सुपीरियर पैराथायराइड और एक इन्फीरियर पैराथायराइड। तो जो ऊपर की तरफ होता है इसको बोलते हैं सुपीरियर पैराथायराइड। तो सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, इसका जो डेवलपमेंट होता है, इसका डेवलपमेंट होता है इक्टोडर्म के फोर्थ फेरेंजियल पाउच से, फोर्थ फेरेंजियल पाउच, पीपी मतलब फेरेंजियल पाउच, लेकिन किसके थ्रू, इक्टोडर्म से होता है। इन दोनों का किसके थ्रू होता है, इक्टोडर्म से।
एक्टोडर्म से। तो जो पैराथायराइड ग्लैंड का जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म से होता है, और जो सुपीरियर पैराथायराइड होता है उसका डेवलपमेंट फोर्थ फेरेंजियल पाउच होता है, जबकि इन्फीरियर पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है उसका डेवलपमेंट थर्ड फेरेंजियल पाउच से होता है। तो ध्यान रखिएगा थर्ड फेरेंजियल पाउच यहाँ पर भी है, लेकिन अंतर क्या है, ईच लोब डेवलप फ्रॉम द इंडोडर्म ऑफ थर्ड फेरेंजियल पाउच। तो थर्ड इसमें भी कॉमन है थर्ड फेरेंजियल पाउच, बट फर्क क्या है, यहाँ इंडोडर्म है, यहाँ क्या है, एक्टोडर्म है। तो जो पैराथायराइड का इंफीरियर थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, वो भी थर्ड फेरेंजियल पाउच से डेवलप होता है, बट फर्क क्या है, वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं, जबकि आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है थर्ड फेरेंजियल पाउच के एक इंडोडर्मल ओरिजिन से होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस ये है। फिर देखेंगे इट लाइज ऑन द, तो अब एग्जैक्ट किस पे लाई करता है, लाइज ऑन द पेरिकार्डियम। तो कह रहा है पेरिकार्डियम पे लाइज करा, देख रहे होंगे ये जो स्पेस होता है कार्डियक नॉच होता है, कार्डियक नॉच में हार्ट लाइज कर रहा है। हार्ट की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो मान के चलिए हार्ट की कवरिंग यहाँ पर है, हार्ट है, ये जो कवरिंग है इसको हम लोग पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, हार्ट की कवरिंग पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम पूरी तरह से कवर है, उसी पेरिकार्डियम पे देख रहे होंगे कि थाइमस ग्लैंड टिका हुआ है। तो कह रहा है कि लाइज ऑन द पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम पे रुका हुआ है, साथ ही साथ द ग्रेट वेसल्स ऑफ सुपीरियर मीडियास्टाइनम। और जो पेरिकार्डियम अर्थात इस जगह पे तो इंफीरियर मीडियास्टाइनम में तो हार्ट है, ये अगर इस लेवल देखा जाए, इस लेवल को देखा जाए तो इसके बिलो क्या है, इंफीरियर मीडियास्टाइनम है। तो यहाँ पर जो है इंफीरियर मीडियास्टाइनम है, और इसके बिलो क्या है, ऊपर क्या है, सुपीरियर मीडियास्टाइनम, सुपीरियर मीडियास्टाइनम। तो कह रहा है इंफीरियर मीडियास्टाइनम में हार्ट होता है, हार्ट की कवरिंग क्या होती है, पेरिकार्डियम, उस पे ये टिका होता है आपका थायराइड थाइमस ग्लैंड। और साथ ही साथ देखेंगे हार्ट की जो वेसल्स होंगे, मान लीजिए कोई हार्ट है, हार्ट की वेसल्स निकल रही हैं, आर्टरी वेन निकल रही हैं, ये स्ट्रक्चर्स हार्ट है, ये स्ट्रक्चर्स हार्ट है, ये स्ट्रक्चर्स हार्ट है, हार्ट की जो आर्टरी वेन इससे निकल रही है। तो कह रहा है कि ये हार्ट का जो पेरिकार्डियम होता है, ये हार्ट का पेरिकार्डियम है, हार्ट चारों तरफ से पेरिकार्डियम से कवर्ड है। तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर्स है, हम लोग नाम देंगे इस तरह से, एक स्ट्रक्चर है जो कि पेरिकार्डियम पे टिका हुआ है, दैट इज कॉल्ड थाइमस, थाइमस टिका हुआ। और लेकिन साथ ही साथ ये जो ग्रेट वेसल्स है उसके ऊपर भी है, तो देखेंगे उसके ऊपर भी है, मतलब उसके फ्रंट में है। तो साथ ही साथ कह रहा है ऑन द एंड द ग्रेट वेसल्स ऑफ मीडियास्टाइनम। तो मीडियास्टाइनम मतलब सुपीरियर मीडियास्टाइनम के जो ग्रेट वेसल्स होते हैं उसमें पर भी होता है उसके ऊपर। एंड द ट्रैकिया, ट्रैकिया ऊपर के देखेंगे कि मीडिया तरह से ग्रेट वेसल्स के साथ साथ ट्रैकिया के ऊपर भी कहीं ना कहीं थाइमस अटैच होता है। अब बात करते हैं वेट की। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा एग्जैक्ट उस किस पर्टिकुलर से रिलेशन होता है, साथ ही साथ वेट की देखेंगे। तो जन्म के समय हम लोगों ने देखा था कि एट बर्थ इट इज वेल डेवलप्ड, बर्थ के समय वेल डेवलप्ड होता है, जिसका जन्म के समय वेट क्या होता है, 10 से 15 ग्राम होता है। जन्म के समय जब वेट होता है 10 से 15 ग्राम होता है। फिर देखते हैं कि जन्म के बाद कंटिन्यू ग्रो अप टू प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी पे जो वेट होगा लगभग 30 से 40 ग्राम होगा। तो जो मैक्सिमम वेट होगा उसका 30 से 40 ग्राम होगा। तो एक फिक्स वेट नहीं होता है थाइमस ग्लैंड में, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वेरिएबल होता है। जो चीज़, जो स्ट्रक्चर्स कंटिन्यू थ्रू लाइफ बनी रहे एक समय के बाद, तो उसका एक कांस्टेंट वेट होता है। बट यहाँ क्या होता है कि जन्म के समय 10 से 15 ग्राम है, प्यूबर्टी के समय 30 से 40 ग्राम है। तो डिपेंड करता है प्रश्न कैसा पूछता है, जन्म के समय वेट पूछता है कि प्यूबर्टी के समय वेट पूछता है। तो प्यूबर्टी के समय 30 से 40 ग्राम होता है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद मिड एडल्ट लाइफ आएगा, मिड एडल्ट लाइफ आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर मिड एडल्ट लाइफ ओनली 10 ग्राम। तो प्यूबर्टी के बाद जैसे जैसे हम लोग उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये इसका वेट धीरे 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 घटता जाता है, और कितना रह जाता है, मात्र 10 ग्राम। उसके बाद देखेंगे थस आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद जैसे कि प्यूबर्टी के बाद इट बिकम्स कंस्पिक्यूअस ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ फैट। तो ये कह रहा है कि प्यूबर्टी के बाद जो मैक्सिमम वेट 30 से 40 ग्राम होता है, उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी जगह पे, इसके टिश्यू जो होते हैं उसकी जगह पे, जहाँ पर ये टिश्यू है सिंपली फैट का कलेक्शन हो जाएगा, ये टिश्यू धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, और यहाँ पर सिंपली फैट का डिपोजिशन होने लगेगा, और ये स्पेसिफिक एक तरह से फैटी टिश्यू समझ में आने लगेगा कि कुछ धीरे 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 ये समाप्त हो जाएंगे, इसके जो भी थाइमल के टिश्यू होते हैं जो कि एक तरह से जो फंक्शन टी लिम्फोसाइड, बी लिम्फोसाइड सिक्रिट करते हैं, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर देखेंगे
कि ये रिप्लेसमेंट बाय फैट, तो इसकी जगह फैट डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा सिंपल इसके एनाटॉमी के बारे में। अब आइए देखते हैं कि इसका ब्लड सप्लाई क्या है। तो ब्लड सप्लाई जो इसकी स्थिति है, लोकेशन है, कहीं ना कहीं थोरैक्स के रीजन में है, तो इसकी ब्लड सप्लाई भी जो अभी ब्रांचेज होंगी, ब्लड सप्लाई जो ब्रांचेज होंगी, तो ब्रांचेज फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक रीजन की जो ये तरह से आर्गन है, तो इसलिए इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, साथ ही साथ इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, तो थायराइड ग्लैंड देख रहे होंगे, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी कहीं ना कहीं यहाँ से जाती है और इसी की एक ब्रांच थाइमस ग्लैंड में भी आती है। फिर देखेंगे फंक्शंस, इसके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसका डिटेल फंक्शन तो हम लोग को फिजियोलॉजी में पढ़ना है, फिर भी एक सार्ट पढ़ना है, क्लिनिकल एस्पेक्ट पढ़ना है हम लोग को। देखेंगे इट कंट्रोल्स लिम्फोपोइसिस, अर्थात लिम्फ के फॉर्मेशन को ये मेंटेन किया रहता है। लिम्फोपोइसिस अर्थात जैसे कहते हैं हीमोपोइसिस अर्थात फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टिश्यू, उसी तरह से फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ टिश्यू को बोलते हैं लिम्फोपोइसिस। तो एक तरह से कंट्रोल करता है, इसके थ्रू भी लिम्फ जो टिश्यू होते हैं फॉर्म होते हैं। उसका देखेंगे मेंटेन्स द इफेक्टिव पूल ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट, साथ ही साथ जो एक तरह से जो लिम्फोसाइट सर्कुलेट होते रहते हैं पूरे बॉडी में, उसको भी क्या करता है, मेंटेन किया रहता है। अर्थात इस थाइमस ग्लैंड से कुछ टी लिम्फोसाइट बनते हैं जो कि कुछ परसेंट 5% जो जितना लिम्फोसाइट थाइमस में बनता है उसका 5% जो होता है सर्कुलेट होता रहता है, जबकि 95% थाइमस ग्लैंड में ही रह जाते हैं। उसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे, देखेंगे। उसके बाद कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ पेरीफेरल लिम्फोइड टिश्यू, कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ पेरीफेरल लिम्फोइड टिश्यू ऑफ बॉडी ड्यूरिंग न्यूनेटल पीरियड। तो न्यूनेटल पीरियड तक ही ये कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, इसका साइज या इसका धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है और साइज घटने लगता है। तो इसका जो मेन लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं उसके बाद जैसे स्प्लीन हो गया या लिम्फ नोड हो गए, तो ये सब डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका फंक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अर्थात जब प्यूबर्टी के बाद खत्म हो जाता है। फिर देखेंगे चौथे नंबर पे ये टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। तो टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करने का मतलब क्या होता है कि जो भी टोटल टी लिम्फोसाइट एक तरह से जिसकी वजह से इम्यूनिटी डेवलप होती है न्यूनेट या ड्यूरिंग प्यूबर्टी के समय तक, जो एक तरह से इम्यून सिस्टम डेवलप होता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है। उसका 95% क्या होता है कि जो टोटल टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करता है 95% तो उस थाइमस ग्लैंड में ही पड़े रहते हैं। थाइमस ग्लैंड में पड़े रहते हैं, उनका जो लाइफ होता है बहुत कम होता है, उनकी लाइफ शॉर्ट लाइव्ड होती है, अर्थात थोड़े समय के लिए जीवित रहते हैं। और उसके जो 3 से 5 दिन मात्र 3 से 5 दिन तक जो 95% जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी लाइफ होती है, वो थाइमस ग्लैंड के अंदर ही पड़े रहते हैं, विद इन द थाइमस ग्लैंड। और ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति ऑटो एलर्जी का काम करते हैं। तो कहते हैं ना कि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो एक दूसरे को मार खाने, मतलब जब सब कोई हर कोई एक तरह से कंपटीटर हो जाएगा तो एक दूसरे को मार काट पे लग जाएंगे। तो कह रहा है ऑटो एलर्जिक मतलब एक दूसरे के प्रति एलर्जी, अर्थात देखते हैं कि एंटीजन का काम करेंगे, उसी को एक दूसरे को जिसको कमज़ोर पाएंगे, जहाँ मौका पाएंगे उसको एक तरह से फैगोसाइटिस कर लेंगे। तो क्या कहें, ऑटो एलर्जिक सेल्फ एंटीजन, एक दूसरे के प्रति एंटीजन का काम करते हैं और एक दूसरे भाई बहन को भी मारते हैं। फिर देखते हैं और एक दूसरे को फाइगोसाइड करते हैं, मार देते हैं। तो इस और साथ ही साथ उनका जो कुछ डिस्ट्रॉय पार्ट होता है, तो थाइमस ग्लैंड में देखेंगे तो उनका जो एक दूसरे को मार काटने की प्रवृत्ति होती है, उसकी वजह से जो रेमिनेंट पार्ट होता है वो बचा होता है, मैक्सिमम पार्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो कुछ पार्ट बचा होता है तो जो रेमिनेंट पार्ट होता है एक दूसरे को खाने के बाद उसको बोलते हैं हसल्स कार्पसल्स, अर्थात जो एक दूसरे को फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो कुछ बचा पार्ट होता है उसको बोलते हैं हसल्स कार्पसल्स। तो ये कहानी तो इनके शॉर्ट लिव्ड 95% केसेस की थी, लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि ये कहीं ना कहीं और क्या करता है कि मेंटेन्स द इफेक्टिव पूल ऑफ सर्कुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट, अर्थात जो बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है लिम्फोसाइट उसमें भी रोल निभाते हैं। तो इसका देख रहेंगे 95% के बाद 5% जो होते हैं लॉन्ग लाइव्ड होते हैं। इसका जो लाइफ होता है, एज होता है 3 मंथ्स या उससे ज़्यादा होता है, 120 दिन या उससे ज़्यादा दिन होते हैं इनका लाइफ। और ये क्या करते हैं, मूव आउट थाइमस, और थाइमस ग्लैंड से बाहर चले जाते हैं, मूव आउट टू थाइमस ग्लैंड टू ज्वाइन द सर्कुलेटिंग पूल, जो सर्कुलेशन होता रहता है पूरे बॉडी में उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और जो एक्सटर्नल बॉडी पर अटैक होता है एंटीजन
तो उसके खिलाफ ये कार्य करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर थाइमस ग्लैंड के जनरल एनाटॉमी की बात किया, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिक रूप से देखा कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन कहाँ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, सिचुएशन इंटीरियर सुपीरियर मीडियास्टाइनम ऑफ थोरैक्स है। और एग्जैक्ट अगर देखा जाए एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो सुपीरियर मीडियास्टाइनम से होते हुए एक द रूट ऑफ नेक तक जाता है। और किस तरह से इसका साइज डेवलपमेंट होता है, किस प्यूबर्टी के बाद किस तरह से घटता है, और उसकी जगह पे जो फैट टिश्यू एक तरह से डिपॉजिट होने लगता है। तो ये कुछ इस पे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। इसके वेट के बारे में हम लोगों ने बात किया और इसके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में बात किया। और सबसे बड़ी चीज़ है इसका डायग्राम, जो कि जनरली बुक में नहीं दिया रहता, तो हम लोगों ने डायग्राम को इस जगह एग्जैक्ट बनाने की कोशिश किया। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। धन्यवाद।